जय हिंद साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार कॉम्पिटिटिव जंक्शन में। फिजिक्स की जो हमारी सीरीज चल रही है, किसके लिए? जेल प्रहरी के लिए। ब्लर तो नहीं हो रहा है? एनटीपीसी के लिए, ग्रुप डी के लिए, जो भी आपको एग्जाम देनी है, पीएससी बीएससी जो भी आपको देना सब दे लो आप बढ़िया तरीके से। लेकिन अभी हम लोगों ने वादा किया था जेल प्रहरी वाले बच्चों से सिलेबस के बारे में, तो इसीलिए हम लोग उसी को लेकर के टारगेट करते हुए चल रहे हैं। तो आज का हम लोगों का टॉपिक क्या है? गति एवं गति के प्रकार। गति व गति के प्रकार। ठीक, गति व गति के प्रकार। यदि हम बात करें किसकी? मोशन की, और मोशन के जो टाइप्स है उसके बारे में यदि हम लोग बात करें, गति और गति के प्रकार हम लोगों को पढ़ना है। लेकिन ये चीजें पढ़ने से पहले हम लोग एक बात को जाने कि भौतिक विज्ञान की एक शाखा है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? यांत्रिकी कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मैकेनिक्स कहते हैं। यदि मैं आपसे बोलूं कि आपने लाइट पढ़ना है, आपको साउंड पढ़ना है, आपको अलग अलग टाइप के चैप्टर्स पढ़ना है, आप बोलो के सब्जेक्ट्स पढ़ना है, तो ये अपने आप में क्या है? फिजिक्स की ब्रांचेस है। इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? तो इसकी इंग्लिश में कहते हैं मैकेनिक्स। थोड़ी सी स्पेलिंग को आप लोग मैनेज करिएगा। यांत्रिकी कहते हैं। तो भौतिक विषय, भौतिक विज्ञान की वह शाखा या भौतिक विज्ञान की वह शाखा यांत्रिकी जिसके अंतर्गत हम पिंड पर लगने वाले बल का प्रभाव, पिंड पर लगने वाले बल का प्रभाव, अभी इंग्लिश में बोल दूंगा, पिंडों पर लगने वाले बल के प्रभाव से उत्पन्न गति के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? मैकेनिक्स कहते हैं, यांत्रिकी कहते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैकेनिक्स किसको कहते हैं? यदि कोई बॉडी है और उसके ऊपर यदि कोई फोर्स लग रहा है और उसी के कारण कोई मोशन हो रहा है, जैसे अभी मैं मोशन में करने की कोशिश कर रहा हूं चीजों को लेके, तो मोशन उत्पन्न हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? मैकेनिक्स कहते हैं। पिंडों पर पड़ने वाले बल के प्रभाव और उससे उत्पन्न गति के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं उसको मैकेनिक्स कहते हैं। अब जब हम लोग बार बार गति गति कर रहे हैं, क्योंकि भाई किसी बॉडी, जैसे मान लो ये बॉडी है, ये एक हिसाब से बॉडी है, इसको उठाया, यहां से यहां रखा, फोर्स लगा, तो कहीं ना कहीं इसमें क्या हुआ? गति आई। मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना। जैसे आपको ये मार्कर दिख रहा है, ये पेन है, ये क्या है? बॉडी है, इसके ऊपर मैंने फोर्स लगाया, यहां से यहां ले गया, यहां से यहां ले गया, यहां से, तो इसकी पोजीशन चेंज हुई, कहीं ना कहीं इसमें क्या हुआ? मोशन उत्पन्न होने की कोशिश की गई मेरे द्वारा। तो अभी यदि हम लोग गति की डेफिनेशन देखने की कोशिश करें कि गति क्या होता है, या हम लोग बोलें कि मोशन क्या होता है, हम लोग कोशिश करें इसको समझने की, है ना। इंग्लिश में थोड़ा सा मैनेज करिएगा। कोई पिंड जब दूसरे पिंड के सापेक्ष समय के साथ परिवर्तन करता है, ध्यान से सुनने की कोशिश करना, कि जब कोई भी पिंड है, कोई पिंड जो है किसी दूसरे पिंड के सापेक्ष, दूसरे पिंड के सापेक्ष समय के साथ परिवर्तन करता है, समय के साथ परिवर्तन, तो इतने सारे शब्द इस्तेमाल हो गए कि भैया क्या हुआ कि कोई पिंड दूसरे पिंड के सापेक्ष समय के साथ परिवर्तन करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? गति कहते हैं। उसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? मोशन कहते हैं, गति कहता है। जब कोई भी पिंड समय के साथ अब किसी दूसरे पिंड के सापेक्ष परिवर्तन करने की कोशिश करता है तो उसको हम गति कहते हैं। एक डेफिनेशन और देखें, समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन क्या कहलाता है? गति कहलाता है। समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन गति कहलाता है, समय के साथ। मान लो कि अभी मैं यहां पर खड़ा हूं, आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, मैं यहीं पढ़ा रहा हूं, मैं यहीं पढ़ा रहा हूं, यहीं पढ़ा रहा हूं, यहीं पढ़ा रहा हूं, 2 दिन तक पढ़ाते पढ़ाते मैं खुद ही पढ़ गया यहीं पर, तो क्या मेरे अंदर परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ। लेकिन मैंने आप लोगों को पढ़ाया, फिर मैंने आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते मैंने देखा इधर, भाई मैंने आप लोगों को शायरी सुना दी, शायरी सुना दी, तो मैं हंसी मजाक करने लग गया, इधर उधर घूमने लग गया, तो मैंने अपने आप को क्या करा? अपनी पोजीशन चेंज की, मैंने अपने आप में परिवर्तन किया, मतलब मेरे अंदर अपने क्या हुई? गति उत्पन्न हुई। कब? समय के साथ। लेकिन मैं यहीं पर खड़ा हूं, यहीं पर बोले जा रहा हूं, यहीं पर समझाया जा रहा हूं, है ना, कुछ भी चीजें नहीं कर पा रहा मैं, तो क्या मोशन हो रहा है? गति हो रहा? नहीं हो रहा। अब आप लोगों को ये तो गति की हो गई परिभाषा, ठीक है। जब कोई पिंड दूसरे पिंड के सापेक्ष समय के साथ परिवर्तन करता है तो उसको हम लोग गति कहते हैं। यहां पर मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया सापेक्ष, इसका आगे जाके थोड़ा सा हम लोगों को काम आएगा, ठीक। अब मेरी बात को ध्यान से सुनने की कोशिश करना, उसको भी हम लोग समझेंगे। यहां पर यदि मैं बात करूं, दिख रहा है दोस्तों कि नहीं दिख रहा है? अवस्था की बात करें, यदि दिख रहा है, क्या दिख रहा है? तो यदि हम लोग अवस्था की बात करें, पोजीशन की बात करें, अवस्था की बात करें, या स्टेट की बात करें, आप लोग इसको इंग्लिश में स्टेट बोल सकते हो। तो अवस्था के कितने प्रकार है दुनिया में? अवस्था के 2 प्रकार है। एक तो गति की अवस्था, है ना, एक तो हो जाएगा गति की अवस्था, इंग्लिश में भी बोलते जाऊंगा, और एक हो जाएगा क्या? विराम की अवस्था। देखो हम लोगों को जो विज्ञान दे के रखा है वो सामान्य विज्ञान दे के रखा है ना। गति की अवस्थिति दे रखा, अवस्था होना चाहिए यार, क्या? गति की अवस्था और विराम की क्या हो जाएगा? अवस्था हो जाएगा। गति की अवस्था और विराम की अवस्था, 2 चीजें हम लोगों को ध्यान रखना है कि अवस्था, स्टेट कैसे था? रेस्ट इन मोशन और रेस्ट इन स्टेट। रेस्ट इन स्टेट हो जाएगा। देखो स्टेट ऑफ रेस्ट, सॉरी स्टेट ऑफ रेस्ट मतलब विराम की अवस्था के लिए क्या? स्टेट ऑफ रेस्ट,
और इसके लिए क्या हो जाएगा, स्टेट ऑफ मोशन। गति की अवस्था के लिए क्या हो जाएगा, स्टेट ऑफ मोशन। मतलब अवस्था कितने प्रकार की हो गई, 2 प्रकार की। अब गति की अवस्था क्या होगी और विराम की अवस्था क्या होगी। पहले विराम की अवस्था को समझने की कोशिश करो। जब कोई वस्तु समय के साथ किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष परिवर्तन नहीं करती है, जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष समय के साथ परिवर्तन नहीं करती है तो हम उसको बोलते हैं विराम की अवस्था। बोला नहीं करती है तो विराम की अवस्था, मतलब वहीं खड़ी हुई है, वहीं बैठी हुई है। ये बोर्ड यहां पर लगा हुआ है तो लगा हुआ है, वो कैमरा आप लोगों के लिए रिकॉर्डिंग के लिए लगा है तो लगा है। अब हम लोग देखें कि जब कोई वस्तु समय के साथ किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष अपनी अवस्था में परिवर्तन करती है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, गति की अवस्था। और इसी प्रकार से यदि हम समझने की कोशिश करें कि समय के साथ इंसान को बदल जाना चाहिए, अगर नहीं बदलते हैं तो फिर क्या रहता है कि बैठे थे इस इंतजार में कि उसकी कोई खबर आए, मगर फिर से वही पुराने घाव उभर आए। तो एक शेर लिखा था मैंने, तो समय के साथ बदलो तो चीजें क्या हो जाएगी, गति की अवस्था में आ जाओगे, वरना क्या हो जाएगा, मेरे जैसा समस्या खड़ी हो जाएगी। अब देखो, कहीं तो एक रीजन ये भी है कि अपन शायर आदमी है तो हर किसी को जम नहीं पाते हैं, कहीं पर जाते हैं पढ़ाने तो बड़ी समस्या खड़ी कराते हैं अपन। शायरी के बिना अपन पढ़ा सकते नहीं है, शायरी के बिना काम नहीं चलता है। तो गति की अवस्था, 2 चीजें समझ में आई आप लोगों को, ये चीजें समझ में आ गई। मतलब आपने समय के साथ परिवर्तन किया और समय के साथ परिवर्तन नहीं किया तो विराम की अवस्था। अब मेरी बात को समझने की कोशिश करना। गति की बात करें, यदि हम गति की बात करें या विराम, दोनों की ही बात करें हम, तो दोनों ही क्या है, सापेक्षिक है ना। दोनों ही क्या है, सापेक्षिक है, रिलेटिव है रिलेटिव है ना। रिलेटिव है मतलब क्या हो गया, ये सापेक्षिक हो गया। जैसे कि मैं बोलूं, मैंने क्या बोला, कोई पिंड जब दूसरे पिंड के सापेक्ष परिवर्तन कर रहा है समय के साथ में तो चेंजेस हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अगर वो नहीं कर रहा है तो विराम अवस्था में, और कर रहा है तो गति की अवस्था में। तो ये सब चीजें सापेक्षिक है। मतलब आप लोगों को समझना है कि रिलेटिव है। कैसे समझना है, जैसे कि अगर हम लोगों ने देखा कि गति की अवस्था का एग्जांपल ले तो चलती हुई कार, चलती हुई बस, दौड़ता हुआ आदमी, सब गति की अवस्था में। लेकिन अगर मैं विराम की अवस्था में बात करूं तो खड़ा हुआ आदमी, रुकी हुई बस, बैठे हुआ आदमी और उसके बाद में रुकी हुई ट्रेन, ये सब चीजें क्या है, विराम की अवस्था में है। अब ये सब चीजें क्या है, सापेक्षिक है, मतलब एक दूसरे के सापेक्षिक हो जाएंगे। ये सापेक्ष शब्द का इस्तेमाल कैसे समझना, मान लो एक आदमी कोई कार में बैठा हुआ है। कौन सी कार में बैठा हुआ है, ये कार जा रही है। भाई बहुत सारे लोगों को तो कार बढ़िया तरीके से बनाना आती है। ये कार हम लोगों ने बनाई है, ये कार इस तरीके से बना दी हम लोगों ने। ये कार किसकी बनाई है, निंजा हथौड़ी की कार बना दी अपन ने, है ना। निंजा हथौड़ी एक सीरियल आता है शायद, मेरे को लगता है, ये कार बना दी। कोई बंदा कार में बैठा हुआ है तो उस बंदे के सापेक्ष जो कार में बैठा हुआ है वो गति करती हुई भी कार क्या है, विराम की अवस्था में है। विराम की अवस्था में, क्यों विराम की अवस्था में, आप बात को समझने की कोशिश करना। एक दौड़ती हुई कार, जैसे मान लो एक कार जा रही है, ये कार जा रही है, इसमें एक आदमी चला रहा होगा तभी तो वो कार चल रही होगी, और एक आदमी यहाँ सड़क पे खड़ा है तो ये कार जा रही है। इस बंदे के सापेक्ष ये जो गाड़ी है ये कैसी है, मोशन में है, मतलब ये गति की अवस्था में। लेकिन इस कार में जो बंदा बैठा हुआ है उसके सापेक्ष वो कार क्या है, विराम की अवस्था में। क्या हो गया, मनुष्य के सापेक्ष दौड़ती हुई कार भी क्या हो गया, हमारे लिए विराम की अवस्था में हो गई। क्यों, क्योंकि समय के साथ वो नहीं बदल रहा, वो वहीं बैठा हुआ है, जहां था वहीं है। तो आप लोगों को क्लियर हुआ कि ये सापेक्षिक होती है, मतलब उसके रिलेटिव में होगी, है ना, रिलेटिव में होगी हर चीजें। लेकिन सड़क पर खड़े हुए मनुष्य के सापेक्ष जो दौड़ती हुई कार है वो क्या हो गया, गति की अवस्था में। बिल्कुल सिंपल एग्जांपल दिया, ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब यदि हम लोग देखें कि गति कितने प्रकार की होती है, तो गति को हम लोगों को देखना है मेरे प्यारे दोस्तों कि गति जो मोशन जो है वो कितने प्रकार का होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों गति जो है 3 प्रकार की होती है, 1D मोशन, 2D मोशन और 3D मोशन। मतलब एक विमीय गति है, द्विविमीय गति है और त्रिविमीय गति है। एक विमीय गति है, द्विविमीय गति है और त्रिविमीय गति। समझ में आया, 1D मोशन, 1 डायमेंशनल मोशन, यहाँ पर 1D 2D 3D डायरेक्ट शॉर्टकट में लिखा है, 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन और 3 डायमेंशनल मोशन।
इसको बोले हम, यदि कोई मनुष्य बोले या कोई बस बोले सीधी रेखा में जा रही है, मतलब सरल रेखा में यदि कोई गमन कर रहा है, या मैं बोलूं सीधी रेखा में यदि कोई गमन कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, वन डायमेंशनल मोशन हो जाएगा। मैं बताऊंगा आगे थोड़ा सा इसका टेक्निकल चीजें भी हम सीखेंगे, लेकिन हम लोग अभी यहाँ पर टेक्निकल ना बात करते हुए सीधे हम लोग किस पे बात करते हैं, जो एग्जाम में आता है उस पर बात करते हैं फिलहाल, फिर मैं आप लोगों को समझा दूंगा टेक्निकल क्या चीज है। मोशन की बात करें तो वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल। देखो भैया, एक डायमेंशनल जो वन डायमेंशनल मोशन है, मतलब सीधी रेखा में जो गमन कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक रेखा में गमन कर रहा है उसको वन डायमेंशनल मोशन बोलते हैं। अभी समझने की कोशिश करना और समझाऊंगा। 2D की यदि हम लोग बात करें, यदि कोई तल में मोशन कर रहा है या समतल में चलने की कोशिश कर रहा है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, टू डायमेंशनल मोशन बोलते हैं। जैसे एक सड़क पर फुटबॉल चल रही है, मतलब सड़क पर फुटबॉल को अपन ने धक्का दे दिया, तो वो चीजें टू डायमेंशनल में आएगी। यदि थ्री डायमेंशनल की मोशन की बात करें, तो जो आकाश में गति कर रही है उसको हम लोग थ्री डायमेंशनल में बोलते हैं। जैसे धूल के कण आ जाएंगे, धूल के कण आ जाएंगे, ठीक है, धूल के कण आ जाएंगे। इसके अलावा पतंग जो आसमान में उड़ रही है, वो सारी चीजें आ जाएगी। अब आप लोगों को इतना तो क्या एग्जाम ओरिएंटेड सारी चीजें याद रखना है। एक समान जो गति जिससे जा रही है, मतलब सीधी रेखा में जो जा रही है, उसको हम लीनियर मोशन बोलते हैं या रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई यहाँ, रेक्टिलिनियर मोशन, रिजु रेखीय गति है ना, एक सीधी रेखा में जा रहा है तो उसको रिजु रेखीय गति कहते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं, ऐसे ध्यान रखना। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये तो हो गया आपका एग्जाम ओरिएंटेड। कुछ बच्चे बोलेंगे सर इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं, आपने समझाया ही नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने बचपन में 9th में 10th में एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी होगी, है ना, निर्देशांक ज्यामिति, है ना। जब आप लोगों को बोला जाता है कि एक एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस होती है, एक जेड एक्सिस होती है, मतलब 3 एक्सिस होती है, तो मेरे प्यारे दोस्तों ये 0 हो गया। जब कभी भी इन तीनों में से किसी भी एक एक्सिस में परिवर्तन होता हो, जब कभी भी इन तीनों में से एक एक्सिस में परिवर्तन होता हो, एक एक्सिस में परिवर्तन होता हो, तो उसको वन डायमेंशनल मोशन बोलते हैं। जब कभी भी इसमें से x या y में परिवर्तन हो, x या z में परिवर्तन हो, y या z में परिवर्तन हो, तो वो क्या हो जाएगा, टू डायमेंशनल मोशन, जिसको द्विमितीय गति कहते हैं। x, y और z अगर तीनों ही परिवर्तन हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, हमारा 3D मोशन हो जाएगा, 3 डायमेंशनल मोशन हो जाएगा। यदि मान लो एक चीज मैंने यहां पर बनाई, मान लो यहां पर ये बना दिया, ठीक है, x मतलब जैसे मैंने बोला कि भाई ये पेन है, ये पेन है, ये सीधी रेखा में जा रहा है, ये सीधी रेखा में जा रहा है, मतलब इसकी लंबाई में परिवर्तन हो रहा है। इसको मैं बोल दूं लंबाई, इसको मैं बोल दूं ऊंचाई, और इसको मैं बोल दूं चौड़ाई, कुछ भी बोल सकते हैं, या फिर इसको भी ऊंचाई बोल सकते हैं। कि जैसे मैं खड़ा हूं तो मैं पृथ्वी के सापेक्ष में, ये मेरी क्या हो गई, ऊंचाई हो गई है अगर देखा जाए तो ये लंबाई मान लो, ये चौड़ाई मान लो, या ऊंचाई मान लो, या इसको भी ऊंचाई मान लो, अपने को मानना है सिर्फ, है ना, मानना है सिर्फ अपने को। अगर मैंने सीधे सीधे बोला कि ये लंबाई, तो इसकी लंबाई में परिवर्तन होते जा रहा है, भाई यहां से यहां जा रहा है डिस्टेंस, तो भाई ये क्या हो गई, एक विमीय गति हो गई। क्योंकि भाई मैंने यहां से परिवर्तन किया, सीधी रेखा में चलना, सीधी रेखा में स्टार्ट किया चलना, क्या इसकी ऊंचाई में परिवर्तन हो रहा है, क्या इसकी चौड़ाई में परिवर्तन नहीं हो रहा। अगर मैं बोलूं आपसे कि मान लो यहां से मैंने कोई एक फुटबॉल थी, इसको चलाना स्टार्ट किया, मान लो यहां से धक्का मारा, तो अब ये यहां से मान लो तिर्यक रेखा में गई, ऐसा मान के चलो कि तिर्यक रेखा में गई सपोज करो। या वृत्तीय गति की हम लोग बात कर लेते हैं। एक वृत्तीय गति भी इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है 2D का। या झूले की जो गति होती है वो, उसकी बात कर ले हम लोग, झूला झूलाए ये पनघट नदियां किनारे तू आंगन, तो वृत्तीय गति की यदि हम लोग बात करें या झूले की बात करें, तो वो भी किसमें आ जाएगा, टू डायमेंशनल मोशन में आ जाएगा। यहां से मान लो मैंने चलना स्टार्ट किया, ये चलना स्टार्ट किया, तो यहां से यहां पर आया मान लो, या यहां से यहां पर आया मान लो, या यहां से यहां पर आया, तो क्या हो रहा है, इधर से देखे तो ऊंचाई भी बढ़ रही है, इधर से देखे तो लंबाई भी बढ़ रही है, तो लंबाई और ऊंचाई दोनों में ही परिवर्तन हो रहा है। जैसे मैंने बोला कि ये झूला है, एक लड़की झूले पर बैठी है, वो एग्जांपल बहुत आता है, लेकिन अभी आगे जाके वो वाला एग्जांपल आएगा, अभी यहाँ काम नहीं आएगा वो एग्जांपल। ये झूला झूल रहे हैं, ये झूला झूले, तो यहां से गए अपन, तो झूला झूले ऊपर गए तो ऊंचाई में परिवर्तन हुआ, यहाँ इधर की साइड वापस आए तो इसकी लंबाई में परिवर्तन, तो लंबाई और ऊंचाई दोनों में परिवर्तन, मतलब 2D मोशन, मतलब द्विविमीय गति। यदि हम लोग बोले वृत्तीय गति की, तो घूम रही है तो उसकी लंबाई में भी परिवर्तन हो रहा है। यदि पतंग उड़ा रहे हैं आसमान में, तो वो ऊंचाई भी परिवर्तित हो रही है, लंबाई भी परिवर्तित हो रही है, और चौड़ाई भी परिवर्तित हो रही है। क्योंकि जैसे तितली है, मंडरा रही है, इधर उधर घूमते फिरती रहती है, तो वो क्या हो रहा है, 3 डायमेंशनल मोशन, मतलब जो आकाश में होता है वो कहलाता है। बाकी आप लोगों को सारी चीजें नोट्स में मिल जाएगी। अगर समझ नहीं आया तो भी आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है, इतनी चीजें अपने को लोड लेना नहीं है, चीजें अपने आप क्लियर होती जाएगी। ये आपकी गति से रिलेटेड चीज होगी। अब गति चल रही है तो कहीं ना कहीं आपको दूरी का सामना करना पड़ रहा है, कहीं कहीं आपको चाल का सामना करना पड़ेगा, कहीं कहीं आपको वेग का सामना करना पड़ेगा, कहीं कहीं आपको विस्थापन का भी सामना करना पड़ेगा। अभी मैंने आप लोगों को एक राशि बताई थी पिछले लेक्चर में, सदिश राशि,
और अदिश राशि उसका भी यहां पर काम पड़ेगा। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो देखना पड़ेगा, नहीं तो आप लोगों को चीजें क्लियर नहीं होगी। उसी के सेकंड पार्ट में मैंने बताया था आपको क्या बोलते हैं विमीय सूत्र, मतलब विमीय सूत्र बताया था, MLT के बारे में मैंने आप लोगों को चीजें बताई थी। गलत बनाया, हाँ ध्यान रखना, इसको हमेशा बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है। तो ये चीजें मैंने बताई थी। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या दूरी, जिसको हम लोग बोले क्या डिस्टेंस। यदि हम लोग इसको बोले दूरी को तो क्या बोलेंगे डिस्टेंस बोलेंगे। यदि मैं बात करूं यहाँ पर विस्थापन की तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे विस्थापन, इसको हम लोग क्या बोल देंगे डिस्प्लेसमेंट। कई जगह पर x से डिनोट कर दिया जाता है और कई जगह पर इसको s से भी डिनोट कर देते कभी कभी। आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। यदि इसको दूरी बोले तो डिस्टेंस और विस्थापन बोले तो डिस्प्लेसमेंट। मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना। पहले तो मैं आप लोगों को क्या कर देता हूं, परिभाषा बता देता हूं, ठीक है। परिभाषा आप लोगों को यदि समझ में आ गई, डेफिनेशन आप लोगों को समझ में आ गई, मतलब आप लोगों ने सारा फंडा क्लियर कर लिया। सुनने की कोशिश करना कि दिए गए समयांतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की वास्तविक लंबाई, बात को फिर से ध्यान से समझना, समझने की कोशिश करना कि किसी दिए गए समयांतराल में, कोई दिए गए समयांतराल में वस्तु द्वारा, है ना, वास्तविक पथ की लंबाई, वास्तविक पथ की लंबाई, वास्तविक पथ की लंबाई, यहां से ध्यान रखने की कोशिश करना कि वास्तविक पथ की लंबाई दूरी कहलाती है, दूरी कहलाती है। बोलो बात आई क्या समझ में? नहीं आई कोई बात नहीं, अभी समझाऊंगा मैं। वस्तु द्वारा तय किए गए किसी समयांतराल में वास्तविक पथ की लंबाई को हम लोग क्या कह रहे हैं? दूरी कह रहे हैं। दूरी कह रहे हैं, बोलो समझ में आई? मतलब वास्तविक पथ की लंबाई क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। इतना ध्यान रखना है अपने को। कोई वस्तु है वो चल रही है किसी भी समय अंतराल, क्योंकि टाइम पीरियड तो लगेगा भाई जाने में, आप लोग तैयारी कर रहे हो तो समय तो लग रहा है। तो वास्तविक पथ की लंबाई क्या कह रही है? दूरी कहला रही है ना। अब यदि देखें किसी वस्तु के अंतिम बिंदु, है ना, या अंतिम पथ की बात कर ले, अंतिम बिंदु या प्रारंभिक बिंदु के बीच की वास्तविक दूरी क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। बोलो बात आई क्या समझ में? विस्थापन कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज करता है, लेकिन बात को समझने की कोशिश करना कि किसी वस्तु की किसी समयांतराल में चला होगा तो अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु के बीच की वास्तविक की जगह यहां लिखो न्यूनतम, तो ज्यादा जल्दी समझ में आएगा। न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। बात को ध्यान से समझना, ये दूरी और विस्थापन एक ही चीज है, लेकिन हम लोग यदि साइंस की भाषा में बोले तो सब अलग अलग होता है। समयांतराल द्वारा वस्तु की वास्तविक पथ की लंबाई दूरी कहलाती है और अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। बात को ध्यान से समझना, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की तो क्या कहलाएगी? न्यूनतम दूरी कहलाएगी। अब मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना। क्या इधर दिख पा रहा है मेरे प्यारे दोस्तों? अगर मेरा तस्वीर नहीं दिखे तो चल जाएगा, लेकिन आपको जो मैं बताने वाला हूं वो दिखना चाहिए। मान लो ये कोई बिंदु है A, यहां से मैंने चलना स्टार्ट किया B, और यहां से मैंने चलना स्टार्ट किया, मान लो इसको थोड़ा बराबर बना लेते हैं, यहां से मैंने चलना स्टार्ट किया C, यहां से मैंने मान लो चलना स्टार्ट किया, यहां तक आ गया मैं D तक आ गया। मान लो A से B तक की दूरी कितनी है? 1 किलोमीटर। मान लो B से दूरी तक की कितनी दूरी? 1 किलोमीटर। मान लो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 3 किलोमीटर। मान लो ये 3 किलोमीटर मान ली, 3 किलोमीटर मान ली, 3 किलोमीटर मान ली, ठीक है, 3 किलोमीटर मान ली। ये पॉइंट A है, ये मेरा प्रारंभिक बिंदु है, ये पॉइंट D है, ये मेरा क्या है? अंतिम बिंदु है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने कितनी दूरी तय की, तो आप बोलोगे 1, 2 और 3 कितना हो गया? 5 हो गया। मतलब आपने क्या जोड़ा? AB प्लस BC प्लस CD। आपने क्या जोड़ा? AB, BC और CD आपने जोड़ा, तो कितना हो गया आपका? ये 1 + 1 + 3, 3 और 2 कितना हो गया? 5 हो गया। मतलब आपने कितना डिस्टेंस तय किया? 5 किलोमीटर। लेकिन अब समझने की कोशिश करना कि विस्थापन क्या है? प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी, मतलब ये रहा मेरा क्या? प्रारंभिक बिंदु, और ये रहा मेरा क्या? न्यूनतम। ये यहां से यहां तक, तो AD मेरा क्या हो गया? विस्थापन हो गया। बोलो बात आई क्या समझ में? ये मेरा क्या हो गया? विस्थापन। A से लेकर D तक या D से लेकर A तक, ये मेरा क्या है? टोटल क्या है मेरा? विस्थापन। AD बोलो या D बोलो, थोड़ी देर के लिए समझने की कोशिश करना कि ये मेरा क्या है? विस्थापन है। बोलो बात आई क्या समझ में? आप लोगों को नहीं आया समझ में? एक काम करने की कोशिश करते हैं। मैंने यहां से चलना स्टार्ट किया, ये चलना स्टार्ट किया, ये चलना स्टार्ट किया, ये चलना स्टार्ट किया, ये चलना स्टार्ट किया, और यहां से मैं यहां पर आ गया। ये मेरा A पॉइंट था, मान लो ये मेरा B पॉइंट था। तो मैं यहां से चला, मैंने अमीबा बनाया, यहां से चला, तो मैं कहीं ना कहीं डिस्टेंस ट्रेवल करके गया, इतना दूर में चला। और अगर हम विस्थापन की बात करें तो ये क्या हो गया मेरा? यहां से यहां तक की जो न्यूनतम दूरी, यहां से, मतलब शॉर्टकट मार दिया हमने, शॉर्टकट मार दिया, मतलब क्या हो गया? ये विस्थापन हो गया। इधर से देखो या इधर से देखो, बात बराबर आएगी। मुझे लगता है आपको पिक्चर क्लियर हुई होगी। तो ये तो आपको समझ में आ गया, ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया। मतलब यहां पर आपका एक पॉइंट ये हो गया
कि क्लियर हुआ आपको विस्थापन और ये दोनों। अगर नहीं हुआ क्लियर तो अब भी और मजे आएंगे, अभी रुको तो सही, आप देखो तो सही, आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से आनंद आएगा ये चीजें। अब पहला पॉइंट हम लोगों ने इधर भी देखा, पहला पॉइंट हम लोगों ने इधर देखा। दूसरा पॉइंट देखें तो इसका एसआई मात्रक यदि हम देखने की कोशिश करें, दूरी को हम लोग मीटर में नापने की कोशिश करते हैं, इसको हम एम से प्रदर्शित करते हैं। विस्थापन को यदि हम लोग नापने की कोशिश करें तो इसका एसआई मात्रक कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, मीटर हो जाएगा। जैसे मैंने मेरे घर से चलना स्टार्ट किया और मेरे घर के जस्ट बगल में ही क्या हो गया, दिख गया होगा कुछ ना कुछ, तो क्या हो गया, वो क्या हो गया, मीटर हो गया। वो समझ में आया आपको? तो ये मीटर में नापा और मीटर में नापा। यदि मैं तीसरी बात करने की कोशिश करूं कि मैं इसका डायमेंशनल फॉर्मूला डिराइव करने की कोशिश करूं तो ये क्या हो जाएगा, विमी सूत्र हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। अब यहां पर हम लोग किस चीज में मापने की कोशिश कर रहे हैं, दूरी के लिए हम लोग मीटर मापने की कोशिश कर रहे हैं। अब मेरे प्यारे दोस्तों, दूरी के लिए हम लोगों ने डायमेंशनल में 3 चीजें देखी थी कि द्रव्यमान के लिए तो हम बड़ा एम लिखते हैं, है ना, ऊंचाई के लिए, दूरी के लिए और इन सब के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, एल लिखते हैं। चौड़ाई के लिए एल लिखते हैं और समय के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, टी लिखते हैं। कहीं भी आपको दूरी में द्रव्यमान दिख रहा है क्या, समय दिख रहा है क्या? फिलहाल की कंडीशन में नहीं दिख रहा है। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बना, एल बना। एल की पावर कितनी हो गई, 1 हो गई। एम है क्या यहाँ पर, नहीं है तो 0। टी है क्या यहाँ पर, नहीं है तो 0। अब मैं तीसरी बात करूं कि विस्थापन के लिए हम लोग, डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, एल इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो गया मेरा एल और ये मेरा हो गया डी। एम है क्या यहाँ पर, नहीं है, 0। टी है क्या यहाँ पर, नहीं है, 0। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन गया, एम की पावर 0, एल की पावर 1 और टी की पावर 0। एम की पावर 0, एल की पावर 1 लगाना चाहो तो लगा सकते हो, टी 0। तो ये मेरा क्या हो गया, तीसरा पॉइंट। अगर मैं चौथे पॉइंट की बात करूं तो दूरी मेरी कैसी हो गई, अदिश राशि हो गई। अब दूरी अगर मेरी अदिश राशि है तो विस्थापन मेरी कैसी हो गई, सदिश राशि हो गई। मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना। अभी मेरी क्या हो गई, दूरी मेरी अदिश राशि हो गई और विस्थापन मेरा क्या हो गया, सदिश राशि हो गई। अगर दूरी अदिश है तो मतलब दिशा क्या है इसमें, नहीं है, और परिमाण क्या है इसमें, मैग्नीट्यूड क्या है इसमें, है, परिमाण है। और इसमें दिशा भी होना जरूरी है और परिमाण का होना भी जरूरी है। तो दिशा भी है और परिमाण भी है, दिशा भी है और परिमाण भी है। तो ये मेरा क्या है, विस्थापन है। बोलो बात आई क्या समझ में? कैसे समझ में आई? नहीं आया सर हमको समझ में, बहुत अच्छा नहीं आया समझ में। तो मैं बैठा हूं, अभी समझाता हूं, अभी कोशिश करता हूं आपको समझाने की। अरे अब भी ठीक करके देता हूं, अब भी ठीक करके देता हूं। ये रहा ए, यहां से चला बी, यहां से चला सी और यहां से चला मैंने क्या करा, डी चला। ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी और ये रहा मेरा क्या, डी। यहां से इधर मुड़ा, यहां से इधर मुड़ा, यहां से इधर मुड़ा, तो कहां से कहां चले गया मालूम नहीं, लेकिन यहां से इधर गए तो दिशा बदली, यहां से इधर चले गए तो यहां से, तो दिशा की जरूरत है क्या, नहीं। मान लो ये 2 चला, ये 3 चला, ये 5 चला, या 1-1 भी चलता या 2-2 भी चलता तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, यहां से चला तो 2, यहां से चला तो 3 और यहां से चला तो 5। अब बार बार इसने अपनी दिशा बदलने की कोशिश करी तो इसमें दिशा का जरूरी होना है क्या, नहीं है। लेकिन मैंने 2 और 3 और 5 को जोड़ा तो कितना हो गया, 10 आ गया। मेरा 10 मीटर चला या 10 किलोमीटर चला, कुछ भी चला, बड़ी यूनिट है, तो 10 मीटर चला तो ये मेरी क्या हो गई, दूरी। क्यों दूरी, ये 10 मेरा क्या हो गया, परिमाण हो गया। परिमाण क्या होता है, जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू हो, संख्यात्मक मान हो, जिसको नापा जा सके, जिसको तोला जा सके, हिंदी में देखा जाए तो मतलब जिसके न्यूमेरिकल वैल्यू हो, जिसमें संख्यात्मक मान हो, तो ये दूरी हो गई। लेकिन यदि मैं इसी तरीके से विस्थापन की बात करने की कोशिश करूं, विस्थापन की यदि मैं बात करने की कोशिश करूं मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये क्या हो गया मेरा, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की जो न्यूनतम दूरी है वो क्या हो गया, मेरा विस्थापन हो गया। मान लो ये कितना होता, 1 किलोमीटर होता। अरे यार सर ये 3 किलोमीटर है, ये 3 भी होना चाहिए ना, बराबर ही है। अरे यार ये लो, कोई दिक्कत नहीं, ये लो, ये मैंने इसको तिरछा कर दिया। अब क्या कर लोगे, बोलो, कुछ कर पाओगे क्या? बोलोगे सर कमेंट करके आपको उड़ा देंगे अच्छा खासा। तो ए से लेकर के डी तक कितना मान लो, 1 किलोमीटर मान लो, अपनी मर्जी 2 किलोमीटर मान लो। तो भाई यहां से लेके प्रारंभिक से अंतिम या अंतिम से प्रारंभिक की बात करें तो न्यूनतम दूरी, तो इसकी दिशा क्या हो गई, फिक्स हो गई। मतलब इसमें दिशा भी है। मान लो अगर ये 2 किलोमीटर होता तो इसमें क्या हो जाता, दिशा के साथ साथ परिमाण भी हो जाता। तो विस्थापन में दिशा भी हो गई और परिमाण भी हो गया। मतलब आप लोगों को क्लियर हुआ, फंडा क्लियर हुआ, समझ में आया? आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया आप लोगों को। अदिश और सदिश दोनों ही आप लोगों को समझ में आ गया। अब इसमें केवल परिमाण होता है, इसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, बचपन में आपने एक पॉइंट पढ़ा होगा कि दूरी सदैव धनात्मक होती है। सदैव कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। दूरी में यदि नेगेटिव आता है तो हम उसको निग्लेक्ट कर देते हैं। बचपन में आपने देखा होगा इसको, 9th क्लास में पढ़ा, 8th क्लास में पढ़ा। दूरी यदि नकारात्मक आती है, जैसे हमारे सर थे, उनका नाम था
कानूनगो सर, हम कानूनगो सर बोलते थे उनको, क्योंकि हमको नाम तो पता ही नहीं, कानूनगो सर करते थे। दूरी अगर नकारात्मक आती है, ऐसे कर, दूरी अगर नकारात्मक आती है तो निग्लेक्ट कर दिया जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, विस्थापन ऋणात्मक भी हो सकता है, और विस्थापन 0 भी हो सकता है। तो दूरी हमेशा क्या रहेगी? पॉजिटिव रहेगी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा? पॉजिटिव रह सकता है, नेगेटिव रह सकता है और 0 भी रह सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों ये 5 नंबर का आपका एमपीपीएससी का क्वेश्चन पक्का, ओह मजा आ गया। 3 नंबर का क्वेश्चन पक्का 5 में आता है तो पक्का। एनटीपीसी बोले हवा काम बन गया, ग्रुप डी बोले काम बन गया, जेल प्रहरी बोले काम बन गया, बोले पंचवर्षीय योजना में नाम लिखवाना है, नहीं लिखवाना है। तो भैया आपका ये पीएससी का भी काम बन गया, ये एसआई का भी काम बन गया, ये जेल प्रहरी का भी काम बन गया। ये समझना आप, ये 5 पॉइंट लिख के आ गए, आपको मेंस में नंबर दे दिए जाएंगे। बात को समझने की कोशिश करना, कैसे दूरी हमारी पॉजिटिव रहेगी, कैसे हमारी दूरी पॉजिटिव रहेगी, समझने की कोशिश करना। ये रहेगा पॉजिटिव, ये रहेगा पॉजिटिव, ये रहेगा नेगेटिव और 0, तीनों हो सकता है। मेरी बात को ध्यान से समझना। अगर आप लोगों ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ए से लेकर के बी तक गए, आप बी से लेकर के आप कहाँ तक गए? चलो बड़ा नहीं बनाते, छोटा ही बना लेते हैं। बी तक गए, मान लो आप बी तक गए और यहाँ गए सी तक। मान लो यहाँ से यहाँ तक आप चले कितना 3 किलोमीटर चले मान लो यहाँ से, और बी से लेकर के सी तक आप कितना चले? मान लो यहाँ से यहाँ तक चले, एक काम करो थोड़ा बड़ा ले लेते, 5 किलोमीटर चले, और यहाँ से 5 किलोमीटर चले, या और ले लो, एक काम करो ये सी से लेकर के डी तक चले, 5 से फिर 5 चले, आप 5 किलोमीटर चले, कोई भी पॉइंट ले लिया आपने। मैंने बोला कि ए से बी तक आपकी दूरी कितनी? तो बोले 5 किलोमीटर सर। बोले आपका ए से बी तक का विस्थापन कितना होगा? विस्थापन कितना होगा? एक काम कर दिया गड़बड़, है ना। ए से बी तक 5 किलोमीटर, बी से सी तक 5 किलोमीटर, सी से डी। तो बोले भाई दूरी कितनी हमारी, डिस्टेंस कितनी? तो बोले 5 किलोमीटर ए से बी तक। तो बोले डिस्टेंस कितना? तो बोले भाई ये डिस्टेंस भी इतना ही है और विस्थापन भी इतना ही है, क्योंकि ये प्रारंभिक और ये अंतिम। अगर मैं बोलूँ आपसे ए से लेकर के सी तक, ए से लेकर के सी तक आपकी दूरी कितनी? तो आप बोलोगे 10 किलोमीटर। ए से लेकर के सी तक आपका विस्थापन कितना? तो आप बोलोगे 10 किलोमीटर। लेकिन मैं बोलूँ आपसे ए से लेकर डी तक कितना हो जाएगा? तो 5, 10 और 5 15। तो ए से लेकर के डी तक की यदि मैं बात करूँ तो 15 हो गया। ये तो आपको समझ में आया कि ये दूरी और विस्थापन मतलब ये पॉजिटिव हो गया। अब मेरी बात को ध्यान से समझना कि यदि मैंने बोला क्या ए से लेकर के डी तक क्या होगी आपकी दूरी? तो 15, विस्थापन कितना? तो 15, 5, 5, 10, 5, 15। यदि मैंने बोला यहाँ से, है ना, ए से बी तक के 5 किलोमीटर, बी से सी तक के 5 किलोमीटर, सी से डी तक के 5 किलोमीटर। अब मैंने बोला कि ए से डी तक की आपकी दूरी कितनी हो गई? 15 किलोमीटर हो गई। आपका विस्थापन कितना? 15 किलोमीटर। ए से लेकर आप चले बी पे, बी से सी पे और सी से डी पे, डी से वापस आप सी पे आए। तो आपने वापस आए तो बोले यार आप देवास से इंदौर गए, देवास से इंदौर गए तो 35 और 35 वापस आए तो 35 और 35 कितना हो जाता? 70 हो जाता। भाई आप यहां से यहां तक चले 5, यहां से यहां तक चले 10, यहां से यहां तक चले 15 और वापस यहां से यहां तक आए तो कितना हो गया? 15 और 5 20 हो गया। मतलब ए के बाद गए बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद वापस आए तो कितना हो गया? 20 हो गया। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों विस्थापन क्या होता है? प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी। तो आप यहां से यहां गए, यहां से यहां गए और यहां से यहां गए, लेकिन आपको तो यहां तक की ही निकालना है। तो आपका क्या हो गया? ये 10 आ गया, क्योंकि 5 और 5 10 यहां से यहां तक ही जोड़ना आपको। यहां से यहां गए, यहां से यहां गए और यहां से यहां गए, लेकिन फिर यहां से वापस यहां आए तो दूरी में क्या हुआ? 5 की बढ़ोतरी हुई, मतलब दूरी क्या हो गई? पॉजिटिव हो गई। लेकिन यदि मैं इसकी बात करूं तो ये तो 10 हो गया, मतलब मेरा नकारात्मक हो गया, नेगेटिव हो गया। पॉजिटिव के साथ साथ में क्या भी हो गया? नेगेटिव भी हो गया। अब अगर मैंने बोला आपकी दूरी, इसको हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, इसको हटा देते हैं। मान लो ए से बी तक की दूरी और ये सी तक ले आते हैं, मान लो थोड़ी देर के लिए, वो बड़ा नंबर हो गया तो मतलब ही नहीं है उसको। आप यहां से बी पे गए, बी से सी पे गए तो आप 10 थे। एक काम करो ले ही लो यार, नहीं तो फिर बाद में बोलोगे सर क्या यार हमको बेवकूफ बना देते हो आप तो ठीक है। यहां से यहां तक गए, यहां तक आ गए, सी तक आ गए। सी से यदि मैं बी पे आऊं तो 25, बी से यदि मैं ए पे आऊं तो 25 और 5 30। अगर मैं बी से ए पे आ गया तो मैं कहां आ गया? वापस से प्रारंभिक बिंदु पे। विस्थापन क्या हुआ? 0, क्योंकि जहां से चले वहीं आ गए तो विस्थापन भी क्या हो गया? 0 हो गया। मतलब विस्थापन पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, 0 हो सकता है, लेकिन दूरी सदैव क्या हो रही है? धनात्मक हो रही है। अब बात को समझना, विस्थापन की डेफिनेशन के प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी। अब अपन प्रारंभिक बिंदु से चले और प्रारंभिक पर आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि हमने शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करी थी। हमने सोचा जेल प्रहरी आ रही है, पढ़ लो 20-25 ऑब्जेक्टिव, 30 ऑब्जेक्टिव, जहां से चले थे वहीं आके गिरे, बाद में दौड़ना है, गोला भी फेंकना है, सब चीजें करनी है, सब करो तो अच्छा रहेगा, है ना। सिलेक्शन लेने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। खत्म हो गई कहानी, दूरी और इसके बीच की कहानी आपको समझ में
आ गई। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, चाल की बात कर लेते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा यदि हम लोग बात करें वेग की, क्या टाइम हो गया, वेग को कहते हैं कितना, वेलोसिटी। अरे मेरे प्यारे बच्चे उन्हें बहुत बढ़िया तरीके से होते, 1 घंटा भी काम कर सकते हैं अपना। चाल और वेग में समझ लेते हैं, अंतर समझ लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अब, क्योंकि आप बच्चों को समझ में आ गया चाल और वेग की। अब इसकी डेफिनेशन पे आप ध्यान मत दीजिएगा, मैं पढ़ के बता देता हूँ आप लोगों को कि डेफिनेशन क्या होगी। आप लोग समझने की कोशिश करना, दूसरे नंबर वाली बात समझने की कोशिश करना। पहले चाल की डेफिनेशन सुनना कि किसी वस्तु के द्वारा, कोई वस्तु है बोले तो मान लो ये वस्तु है, किसी वस्तु के द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी, किसी वस्तु के द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी ही उसकी क्या कहलाती है, वास्तविक चाल कहलाती है। किसी वस्तु के द्वारा इकाई समय कितना समय लगेगा, उसको लगेगा 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, दूरी के ऊपर डिपेंड करेगा। किसी वस्तु के द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को ही हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। यहां पर दूरी शब्द इस्तेमाल हो रहा है ना। अब ध्यान से सुनने की कोशिश करना। किसी वस्तु के विस्थापन में समय के साथ, किसी वस्तु के विस्थापन में समय के साथ परिवर्तन, वस्तु के विस्थापन में समय के साथ परिवर्तन, किसी वस्तु के विस्थापन में समय के साथ परिवर्तन ही क्या कहलाता, वेग कहलाता है। अब स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटे समय। और मेरे प्यारे दोस्तों, वेग बराबर क्या होगा, विस्थापन बटे में क्या हो जाएगा, मेरा समय। बोलो बात आई क्या समझ में। अरे भाई, किसी इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी को ही उसकी वास्तविक चाल कहते हैं, और किसी वस्तु के विस्थापन में समय के साथ जो परिवर्तन होता है उसको क्या कह रहे हैं, वेग कह रहे हैं। मतलब वेग किससे बना, विस्थापन से, डिस्प्लेसमेंट में। चाल किससे बनी, दूरी से बनी। स्पीड किससे बनी, डिस्टेंस से बनी। अब अगर मेरी दूरी जो है, दूरी की बात करूं मैं यदि तीसरे नंबर पे, तो सबसे पहले मैं इसका मात्रक निकालने की कोशिश करूं, तो मात्रक स्पीड में दूरी को मापेंगे मीटर में, समय को मापेंगे सेकंड में, तो क्या बना मेरा, मीटर पर सेकेंड। और इधर मैं वेग की बात करूं, वेलोसिटी की बात करूं, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट मीटर में नापा था, समय को सेकंड में नापा था, तो ये क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड। मतलब समझने की कोशिश करना है अपने लोगों को कि जो वास्तव में चाल है वही क्या है, वेग है। वास्तव में जो चीज चाल होती है वही वेग होती है। कैसे होती है समझने की कोशिश करना। यदि मैं इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने की कोशिश करूं, तो मीटर के लिए मैं एल शब्द इस्तेमाल करता हूं, समय के लिए मैं टी इस्तेमाल करता हूं, लेकिन हमारा लिखने का तरीका क्या होता है, एल टी की पावर -1, एम नहीं है तो मतलब 0 लगा देंगे। यहां पर मैं यदि देखने की कोशिश करूं, ये स्पीड के लिए मैं थोड़ा सा डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा। यहां पर मैंने वेलोसिटी की बात की, तो इसको एल से नापा, इसको टी से नापा, ऊपर जाके माइनस का हो गया, एम नहीं है तो 0 हो गया। मतलब वास्तव में मेरा जो चाल था वही मेरा क्या हो गया, वेग है। तो क्योंकि यहां पर एम की पावर 0, एल और टी की पावर ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम। यहां पर विस्थापन में परिवर्तन हो रहा है, यहां पर दूरी को तय कर रहे हैं, यहां पर विस्थापन को तय कर रहे हैं, यहां दूरी को तय कर रहे हैं। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, ये मात्रक हो गया, ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, 3 चीजें हो गई। चौथी चीज की यदि बात करूं, दूरी में मेरी कैसी राशि है, तो दूरी मेरी कैसी राशि है, अदिश राशि है। ओ माय गॉड, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, मैं तो भूल गया था, आप ध्यान रखिएगा, आप है ना, अंग्रेजी में बताना। इसको कहते हैं सदिश राशि, मतलब हम इसको क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ये हम लोगों को याद रखना है, और ये हम लोगों को याद रखना है प्यारे दोस्तों, स्केलर क्वांटिटी, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, अदिश राशि हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, सदिश राशि हो जाएगा। सदिश क्या होता है, जिसमें क्या होगा, जिसमें क्या होगा, मैंने पहले ही बता दिया, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। तो बोलो बात आप लोगों को समझ में आ गई क्या, इतना समझ में आया। विमी सूत्र हो गया, प्रकृति हो गई इसकी। यदि मेरी दूरी हमेशा पॉजिटिव रहेगी तो ये भी चाल भी पॉजिटिव। इसी के साथ में ये क्या होगी, चाल मेरी क्या हो जाएगी, 0 हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है, मतलब ये 0 भी हो सकती है, ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ यदि मैं वेग की बात करूं, तो मेरा विस्थापन पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, 0 होगा, तो मेरा वेग भी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 हो सकता है। अब इसको मुझे लगता है बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं पहले इतनी सारी चीजें आप लोगों को क्लियर कर चुका हूं। थोड़ा लेक्चर लंबा हो सकता है, लेकिन आप लोगों को चीजें क्लियर करेंगे, है ना। ये चीजें आप लोगों को समझ में आई। एमटीपीएससी 5 नंबर को क्वेश्चन पक्को हो मालवी जी, हो कि नहीं हुआ। 3 नंबर को क्वेश्चन पक्को हुआ कि नहीं हुआ, हो गयो। आप समझ लो आगे। तो भाई ये जेल प्रहरी का भी काम, एसआई का भी काम, ग्रुप डी का भी काम, एनटीपीसी का भी काम, एमपीपीएससी का भी काम, एमपी कांस्टेबल का भी काम, और सबका काम। और मेरा काम नहीं हुआ तो मैं आप लोगों को बताऊंगा त्वरण।
त्वरण बताने की कोशिश करूंगा, है ना। एक्सेलरेशन इसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं। आगे जाके आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी पढ़ने को मिलेगा। तो लेकिन अभी सुन लो पहले क्या है, त्वरण क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है। अरे यार दोनों मार्कर में इंक खत्म होने लगी। त्वरण को हम लोग क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन कहेंगे। एक्सेलरेशन क्या चीज होती है, त्वरण क्या चीज होती है, उसको समझने की कोशिश करना। समय के साथ किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन, ध्यान रखना क्या बोल रहा है, समय के साथ किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन, समय के साथ किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। समय के साथ किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। v2 माइनस v1 अपॉन में t2 माइनस t1, इस तरीके से भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, है ना। a इज इक्वल्स टू v माइनस u अपॉन में t भी लिख सकते हो। समय के साथ कोई चेंजेस होगा, या इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो कि त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन, दिख रहा है वहां तक, अपॉन में समयांतराल जो भी लगेगा उसको, है ना। ये चीजें दिख रहा है वहां तक। तो ये चीजें हमको समझ में आई कि हमको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से डेरिवेशन है, अपने कुछ चक्कर में नहीं पड़ा। वेग में परिवर्तन, मेरे प्यारे दोस्तों, वेग किस चीज से बना है, विस्थापन से। त्वरण किस चीज से बना है, आपका त्वरण काय से बना है, ये त्वरण हो गया मेरा भाई। त्वरण किससे बना है, वेग से। वेग किससे बना है, विस्थापन से। तो विस्थापन कैसी राशि, सदिश राशि। वेग कैसी राशि, सदिश राशि। त्वरण कैसी राशि, सदिश राशि। क्लियर हुआ, ट्रिक भी बता दी, समझा भी दिया। आपको जो अच्छा लगे वो क्लियर करो। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को एक्सेलरेशन की यूनिट देखना है। वेग में परिवर्तन, मैं एक की बात करूं, वेग में परिवर्तन, तो वेग की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। समय को काय में नापेंगे, नापने का नहीं है, समय काय में काउंट करेंगे, सेकंड में। तो ये मेरा मीटर पर सेकंड। अब कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है, एक बच्चे को हो गया था इसलिए मैं इसको लिख देता हूं ऐसे, ये ऊपर गया तो उल्टा हो गया, मतलब क्या बना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब एक्सेलरेशन की यूनिट क्या हो गई, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यदि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला देखने की कोशिश करें तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर के लिए हमने एल लिख दिया, समय के लिए हमने लिख दिया टी की पावर 2, तो L हो गया t की पावर -2, और ये क्या लिख दिया m0। तो बोलो बात आई क्या समझ में। अब इसको आगे आप लोगों को प्रैक्टिस करनी। किसी को अगर ये फंडे समझ नहीं आते हैं तो इसके पहले वाला लेक्चर देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में नहीं डाल पाया क्योंकि मुझे डालना आता नहीं है, और अभी थोड़े दिन बाद में डलवा दूंगा, कोई दोस्त वगैरह को पकड़ूंगा और बोल दूंगा डाल दे भाई। ठीक, ये बात क्लियर हुई आपको, इतना सब कुछ समझ में आ गया। नोट सबको अच्छे से प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, तो टेंशन वाली बात नहीं है, नहीं है, नहीं है। त्वरण कैसा होगा हमारा, एक्सेलरेशन हमारा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, जीरो भी हो सकता है। तो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। जीरो भी हो सकता है, मतलब हमारा एक्सेलरेशन क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। और ये मान लो आप यहां से यहां चले, मान लो ये ए है, ये बी है, और ये क्या हो गया आपका सी हो गया, है ना। यहां से आप गए, मान लो कितना 30 किलोमीटर गए, यहाँ से आप गए 30 किलोमीटर, यहाँ से आप गए 30 किलोमीटर। यहाँ बजे हैं 10, यहाँ बजे हैं 11, यहाँ बजे हैं 12, और यहाँ बजे 1। 10 बजे से 11 बजे के बीच आप 30 किलोमीटर चले, 11 से 12 के बीच आप 30 किलोमीटर चले, 12 से 1 के बीच में आप 30 किलोमीटर चले। मतलब समय तो आपका क्या है, 1 ही घंटा है। चाल भी आपकी क्या हो गई, आपकी 30 किलोमीटर। मतलब आपकी एवरेज स्पीड निकालें तो 30 हो गई। अभी हम त्वरण के बारे में बात कर रहे हैं, तो वेग में परिवर्तन, तो वेग और चाल में तो सर अंतर है। क्या अंतर है वेग और चाल में, यदि मैं बोलूं कि मैं 30 किलोमीटर पर आवर से स्पीड से जा रहा हूं, लेकिन अगर उसी के आगे मैं लगा दूं कि मैं 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, 30 किलोमीटर प्रति घंटे पर आवर की स्पीड से, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यदि मैं कहां जा रहा हूं, पूर्व दिशा में जा रहा हूं, दक्षिण दिशा में जा रहा हूं, तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा। अभी चाल के बारे में हम लोग इसलिए बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि त्वरण जो बना है वो वेग से बना है, चाल से नहीं बना है। तो आप यहां मान लो जा रहे हो, तो अभी क्या हो गया, ये यहां पर आपने समान समय में समान दूरी तय की, तो आपके लिए क्या हो गई, ये चाल हो गई। समान समय में समान दूरी तय की, तो ये हमारे लिए क्या हो गई, एक समान चाल, मतलब एक समान चाल हो गई। अब आपने क्या करा कि भाई यहां से चले 10 से 11 बजे आप चले 40, आपने 10 से 11 गए तो 50 चले, आप यहां से यहां चले गए, तो मान लो आप यहां से यहां गए, आप पहुंच गए किस पे, 30 पे पहुंच गए। मेरे प्यारे दोस्तों, समय वही है, आपको 1 घंटे में आप शुरू में 40 चले, फिर अगले 1 घंटे में आप 50 चले, फिर अगले घंटे में 50 चले। मतलब समय तो समान है, लेकिन दूरी क्या हो गई, अलग अलग हो गई। मतलब समान समय में असमान दूरी तय की जाए तो वो क्या होगी,
असमान गति होगी, असमान चाल हो जाएगी उसके लिए। या अब इसी के साथ दिशा बता दे तो वो असमान वेग और समान वेग हो जाएगा, मतलब वेलोसिटी सेम और वेलोसिटी डिफरेंट हो जाएगी, क्योंकि टाइम सेम है दोनों जगह, लेकिन यहां पर क्या हो गया, आपकी स्पीड डिस्टेंस सेम हो गई, तो स्पीड भी क्या हो गई, सेम हो गई। अब मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर तो आपके त्वरण में कोई परिवर्तन हुआ क्या, नहीं हुआ, जीरो, मतलब इसमें कोई चेंजेस नहीं आया। एक्सेलरेशन, एक्सीलरेटर दबाव कोई चेंज नहीं हुआ। 30 किलोमीटर 1 घंटे में चले, 30 किलोमीटर 1 घंटे में चले, 30 किलोमीटर 1 घंटे में चले, तो कोई चेंज हुआ क्या एक्सेलरेशन में, नहीं हुआ। मतलब हाथी दुखिया है, पैर ही दुखिया है, दबा के डर, एक्सेलरेशन चेंज नहीं हुआ, जीरो, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, यहां पर हमने बढ़ाई दूरी, तो हमारा 40 से 50 मतलब बड़ा, मतलब पॉजिटिव, मतलब धनात्मक हुआ एक्सेलरेशन, और यहां से यहां गए मतलब कम हुआ ऋणात्मक। समझने की कोशिश करना, मेरी बात को समझने की कोशिश करना। ये रहा मेरे पास में एक इंक का बोतल, अब मैंने जैसे ही इसको ऊपर पहुंचाया, ओ माय गॉड, वापस नीचे आ गया ये, तो इसको जिस स्पीड से पहुंचाया है, मेरी बात को ध्यान से समझना, अपन जैसे बहुत ताकत से गेंद फेंकें तो ये ऊपर मान लो गया, धीरे से गया, तो अब इसकी स्पीड ऊपर जाते समय कम होगी ना कि बढ़ेगी, ठीक है, क्योंकि ये ऊपर की ओर जा रहा है, जबकि ग्रेविटी नीचे लग रही है, तो ऊपर की ओर जाएगा तो इसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी, मतलब ऋणात्मक होगा त्वरण। और अगर मैं नीचे छोड़ूं तो एकदम से खिंचाएगा, फट करके एकदम नीचे आ जाएगा तेजी से, तो ये क्या हो गया, मेरा पॉजिटिव, मतलब मेरा बड़ा, तो ये मेरा पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो गया। अब मेरी बात को ध्यान से सुनने की कोशिश करना, जो ऋणात्मक त्वरण होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं। अगर अभी भी आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि हम लोगों को समझ नहीं आया, टाइम क्या हो गया है, थोड़ा समय का अभाव था यार दोस्तों, ज़्यादा करने के चक्कर में हम लोग क्या है, नींद नहीं आने लग जाए, इसीलिए अरे क्या था मेरे मुंह में, क्या आ गया। ठीक, 40 मिनट हो गए दोस्तों, तो कल मैं आप लोगों को क्या करूंगा, कल नया चैप्टर पढ़ाने से पहले थोड़ा गति के 3 समीकरण बता दूंगा, और आगे की कहानी अब हम लोग कल करेंगे। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है, जिन लोगों तक बात नहीं पहुंच रही है उन लोगों तक आप बात पहुंचाने की कोशिश करिए। आप लोगों के लिए मैं मेहनत कर रहा हूं, आप लोग अपने लिए मेहनत करिए। तब तक के लिए जय हिंद।